हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोगुरु। आज हम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी आपको बताना है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका आंसर है 206 यानी 206। तो ये तो लगभग सभी को याद होता है, लेकिन कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो न्यू बोर्न है उसमें टोटल बोन कितनी है। न्यू बोर्न मतलब जो नया बच्चा जन्म लेता है उसमें कितनी हड्डियां हैं। तो इसका आंसर होगा 306। यानी जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें तो कुल हड्डियां 206 होती हैं, लेकिन जो नया बच्चा जन्म लेता है उसमें 100 हड्डियां ज्यादा होती हैं। उसमें हड्डियां कितनी होती है? 306 होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, न्यू बोर्न वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है टोटल मसल्स, यानी मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो इसका आंसर है 639। यानी मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। अगला क्वेश्चन है रिवर ऑफ लाइफ, यानी जीवन की नदी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है ब्लड, यानी जो रक्त है उसे हम क्या कहते हैं? जीवन की नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत सारे कार्य करता है, जैसे गैस ट्रांसपोर्टिंग, फूड ट्रांसपोर्टिंग, यानी जो ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय है वो कौन करता है? ब्लड करता है। हमने ब्लड के कार्य में पढ़ लिया है। और उसके साथ ही जो भोज्य पदार्थ ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड्स, उनको यकृत तक ले जाने का कार्य भी ब्लड करता है। इसके अलावा जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन्हें किडनी तक ले जाने का कार्य भी ब्लड करता है। यानी ब्लड एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे शरीर का। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी जिंदगी की नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गन, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो इसका आंसर आएगा स्किन, यानी त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये हमने त्वचा की औतिकी में भी पढ़ा था कि जो शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग स्किन यानी त्वचा है। ये तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर को कवर करती है स्किन, यानी पूरे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा हो गया? स्किन हो गया। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड, तो इसका आंसर आएगा लिवर, यानी लिवर जो यकृत है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसको आपको याद कर लेना है। इसके अलावा ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। तो उसका आंसर भी लिवर आएगा। और यदि पूछ लिया जाए ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है तो भी इसका आंसर लिवर आएगा। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट आर्टरी, यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। इसका आंसर है एरोटा, यानी जो महाधमनी है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। आपको पता है कि आर्टरी या धमनी किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, यानी शुद्ध रुधिर बहता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। और जो एरोटा यानी महाधमनी होती है वो सीधे हृदय से निकलती है। तो सीधी सी बात है, वो जो आर्टरी होगी वो कैसी होगी? लार्जेस्ट आर्टरी होगी। तो इसका नाम आपको याद रखना है, इंग्लिश में इसे हम एरोटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट मसल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा स्टेपीडियम। जैसा कि हमको पता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका सबसे छोटा बोन कौन सा है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? स्टेपिस है। और सीधी सी बात है, जो स्मॉलेस्ट मसल होगी वो किससे जुड़ी होगी? स्मॉलेस्ट बोन से जुड़ी हुई होगी। तो जो स्टेपिस से जुड़ी हुई मसल है वो कौन सी होती है? सबसे छोटी मसल होती है। तो उसका नाम भी उससे ही रिलेटेड होता है, स्टेपिस, और मसल का नाम होता है स्टेपेडियम। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट मसल। अगला क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बोन, तो इसका आंसर आएगा फीमर। ये तो आप सभी को पता होगा, फीमर जो हमारी जांग में पाया जाता है, जो जांग की हड्डी होती है उसे हम क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि
लॉन्गेस्ट बोन के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है वो भी फीमर होती है। यानी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो उसका आंसर भी फीमर आएगा। और यदि पूछा जाए लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो उसका आंसर भी फीमर आएगा। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी आपको बताना है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो इसका आंसर होगा सेरेब्रम, यानी अग्र मस्तिष्क। ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसका ब्रेन का 80% भाग होता है। तो ये आपको याद रखना है, इसे हम अग्र मस्तिष्क या सेरेब्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएच ऑफ ब्लड, यानी आपको बताना है कि जो ब्लड है वो कितना पीएच रखता है। तो इसका आंसर है 7.4, यानी जो ब्लड है वो कैसा होता है, बेस होता है। क्योंकि 7 पे तो कोई भी चीज है वो न्यूट्रल होती है, और यदि उससे ऊपर पीएच का मान हो तो वो कौन सी होती है, बेस होती है। और अगर उससे नीचे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और यहां पर ब्लड का जो पीएच मान है वो कितना आ रहा है, 7.4 आ रहा है। इसका मतलब जो ब्लड है वो कैसा है, बेस है, यानी क्षार है। अगला क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इसके बारे में हमने अच्छे से चैप्टर में पढ़ लिया है ब्लड सर्कुलेशन में, कि जो आरबीसी है उसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। और वो आरबीसी 120 दिन बाद जब प्लीहा की केशिकाओं से यानी कैपिलरीज से होकर निकलती है, तो वहां पर उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो फट जाती है। यानी जो आरबीसी है वो 120 दिन बाद कहां पर फटती है, प्लीहा में फटती है, यानी स्प्लीन में फटती है। यानी इसके जो जीवन है उसका काल कितना है, यानी लाइफ स्पैन कितनी है, 120 दिन है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है। तो इसका आंसर होगा 10 से 15 दिन, यानी 10 से 15 दिन बाद ही डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाती है। इनका निर्माण भी कहां पर होता है, बोन में जो लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो पाया जाता है, वहां पर होता है। तो इसमें से ये जो आरबीसी का जीवन काल है ये कई बार पूछ लिया जाता है। हालांकि डब्ल्यूबीसी भी पूछ ली जाती है, लेकिन इसकी तुलना में आरबीसी बहुत बार पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा स्प्लीन, यानी प्लीहा। अभी हमने बात की थी कि प्लीहा में क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नष्ट होती है। और हमने चैप्टर्स में पढ़ लिया है कि जो प्लीहा है, स्प्लीन है, वहां पर जब उसकी कैपिलरी से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी निकलती हैं और उसका जीवन काल पूर्ण होता है, तो वो नष्ट हो जाती हैं। तो एक तो ये स्प्लीन है, ये क्या करती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को खत्म करने का कार्य करती है। उसके अलावा हमने वहां पर पढ़ा था कि जो स्प्लीन होती है, प्लीहा होता है, वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को कलेक्ट भी करता है, और जब जरूरत पड़ती है तो उसे वापस से ब्लड वेसल्स में डाल देता है। यानी जो स्प्लीन है वो क्या करता है, ब्लड कलेक्ट करता है, इसलिए इसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो ये तो हो गया ब्लड बैंक। अब अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि। तो इसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। अब इसमें हमने अभी ऊपर पढ़ा था लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में, उसमें हमने पढ़ा था लीवर। तो यहाँ पर ये है लार्जेस्ट एंडोक्राइन, वो कौन सी थी, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन थी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो लीवर है वो अपने बाइल जूस यानी पित्त रस को नलिका द्वारा डालता है, पित्त वाहिनी द्वारा डालता है, और वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि जिसके अंदर नलिका नहीं होती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, थायराइड होगा। यानी जो थायराइड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, और हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होती है। तो इसको आपको याद रखना है, कई बार कंफ्यूज कर देता है लार्जेस्ट ग्लैंड, डाइजेस्टिव लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इन तीनों को आपको दिमाग में बता लेना है कि इनको आपको गलत नहीं करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी,
यानी आपको बताना है जो मानव शरीर है उसका सामान्य तापमान कितना होता है। हालांकि जो मानव शरीर है उसका तापमान घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो उसे वापस से मेंटेन कर लेती है, तो वो टेम्परेचर बताना है हमको। तो इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फारेनहाइट में पूछे तो फारेनहाइट में होगा 98.4 डिग्री फारेनहाइट। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पंप ऑफ द हार्ट। तो इसमें आपको थोड़े सोचने की जरूरत है। इसमें लिखा हुआ है पंप ऑफ द हार्ट, यानी जो हृदय है उसके अंदर कितने पंप पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 4। तो इसमें कई बच्चे कर देते हैं 4, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, 2 है। अगर उसमें चैम्बर्स पूछे होते तो उसमें होते 4, यानी उसमें जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन पंप उसमें केवल 2 होते हैं। अभी यहां पर समझ लेते हैं इसमें क्या होता है। जैसे ये हार्ट है, अब इस हार्ट में हमें पता है 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर के तो जो आलिंद होते हैं और नीचे के निलय होते हैं। अब ये अपना ब्लड पुश करते हैं इसके अंदर, और ये कहां पर पुश करता है, फेफड़ों के अंदर यानी लंग्स के अंदर पुश करता है। तो ये जो ऊपर के आलिंद है ये तो केवल नीचे निलय में पुश कर रहे हैं, तो इनमें पंपिंग सिस्टम नहीं पाया जाता है। लेकिन ये जो निलय है ये कहां पर पहुंचा रहा है, अपने हृदय को लंग्स में पहुंचा रहा है, यानी इसको ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। ये एक पंप की तरह कार्य कर रहा है, ऊपर पहुंचा रहा है हृदय को, सॉरी रक्त को। तो एक तो पंप हो गया ये। इसी तरह से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो इसके अंदर प्रविष्ट होता है और यहाँ पर ये इसके अंदर पंप करता है। तो ये एक पंप नहीं है, क्योंकि ये तो सामान्यतः रक्त को नीचे धकेल रहा है, और ये करता है पंप पूरे शरीर में। यानी जो नीचे के आलिंद हैं, सॉरी निलय हैं, ये क्या करते हैं, पंपिंग का कार्य करते हैं। ये तो फेफड़ों में पहुंचाता है, लंग्स में पहुंचाता है, और ये पूरी बॉडी में पहुंचाता है। जबकि ऊपर के कुछ कार्य नहीं करते हैं, ऊपर के केवल इनके अंदर पुश करते हैं और कार्य नहीं करते हैं। तो हृदय में कितने पुश पंप हैं, केवल 2 पंप हैं। और अगर चैम्बर पूछे तो चैम्बर 4 हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हृदय के अंदर केवल 2 पंप होते हैं और चैम्बर 4 होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी। आपको बताना है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो इसका आंसर है स्पर्म सेल। ये किसके अंदर पाई जाती है, मेल के अंदर पाई जाती है। यानी जो पुरुष होते हैं उनमें जो शुक्राणु कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। और अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सेल तो उसका आंसर होगा ओवा। ये किसके अंदर पाई जाती है, फीमेल के अंदर पाई जाती है। इसे हम एग सेल भी कहते हैं, यानी अंड कोशिका भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो किसके अंदर पाई जाती है, मेल के अंदर पाई जाती है। और जो लार्जेस्ट सेल है वो फीमेल के अंदर पाई जाती है। यानी जो शुक्राणु है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, पुरुष में। और जो अंड कोशिका है वो किसमें पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है। तो ये भी आप दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यदि ऑप्शन में पेयर्स में हो तो इसका आंसर होगा 33 पेयर्स, और यदि इसमें संख्या में हो, नंबर्स में हो, तो इसमें होगा 46। यानी गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है, या फिर इसे हम 46 भी कह सकते हैं, क्योंकि 23 जो पेयर्स होते हैं उनका मतलब 46 ही होता है। और यदि पेयर्स में दिए हो तो आपको याद रखना है 23 करने हैं, और यदि नंबर्स में दिया हो तो उसमें करना है 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, 46 पाई जाती है। और यदि जोड़ी में पूछे तो हम उसका आधा कर देंगे, 23 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है थिकेस्ट एपिडर्मिस, यानी जो सबसे मोटी अधिचर्म है वो कहां पर पाई जाती है। हमने पढ़ा है एपिडर्मिस किसे कहते हैं, डर्मिस के ऊपर जो मृत कोशिकाओं की लेयर पाई जाती है उसे हम एपिडर्मिस या अधिचर्म कहते हैं। अब इसमें पूछा है थिकेस्ट एपिथर्मिस, यानी जो अधिचर्म है वो सबसे मोटी कहां पर होती है। तो हमने त्वचा की औतिकी में पढ़ा था कि जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे मोटी
वहां पर होती है जहां पर घर्षण अधिक होता है, फ्रिक्शन अधिक होता है। तो हमारे जो पैर के तलवे हैं, फुट सोल हैं, उनमें सबसे ज्यादा घर्षण होता है, नीचे सबसे ज्यादा घर्षण होता है। तो वहां पर घर्षण को बचाने के लिए, नहीं जो डर्मिस लेयर है उसको बचाने के लिए एपिडर्मिस लेयर मोटी पाई जाती है। इसी तरह से यदि पूछ ले थिनेस्ट एपिथर्मिस यानी सबसे पतली अधिचर्म कहां पर पाई जाती है, तो इसमें भी आंसर क्या होगा, सबसे पतली कहां पर, जहां पर घर्षण कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा। और सबसे कम फ्रिक्शन होता है कॉर्निया में, यानी कॉर्निया में थिनेस्ट एपिथर्मिस यानी जो एपिथर्मिस है वो बिल्कुल पतली पाई जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि थिकेस्ट एपिडर्मिस में तो क्या आंसर होगा, फुटसोल होगा। और थिनेस्ट एपिडर्मिस हो वो कहां पर होती है, कॉर्निया में होती है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्ट स्टार्ट यानी सबसे पहले पाचन कहां पर शुरू होता है, तो इसका आंसर होगा बकल कैविटी। हमने पढ़ लिया है कि जो मुख गुहा होती है उसमें सबसे पहले पाचन होता है। और पाचन किस चीज का होता है, स्टार्च का। जब हम चावल मंड खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, तो वो जब हमारी बकल कैविटी में चबाते हैं तो उसके अंदर एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, वो सबसे पहले पाचन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बकल कैविटी यानी मुख गुहा। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट बोन। तो ये तो अभी हमने शुरू में पढ़ ही लिया था, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। अगला क्वेश्चन है पल्स रेट यानी जो हृदय की धड़कन है, हृदय दर है, वो कितनी है, तो इसका आंसर होगा 72। ये तो नॉर्मली सबको पता होता है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल रूम ऑफ सेल यानी हमारी कोशिका है उसका कंट्रोल रूम कौन सा है, तो इसका आंसर होगा केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, केंद्रक हमारी कोशिका को नियंत्रित करता है, उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो उसका कंट्रोल रूम कौन सा हो गया, केंद्रक हो गया। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी। ये फिर से रिपीट हो गया है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ओवा हमने पढ़ा है फीमेल में पाई जाती है, जिसे हम एग सेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ऑक्सीकरण होता है, जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है उसका वहां पर मिलान होता है और एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एटीपी क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी जो पावर कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टेबल टूथ, यानी यहां पर स्टेबल नहीं आएगा, अनस्टेबल, यानी जो अस्थायी दांत हैं उनकी कितनी संख्या है। यानी हमें बताना है अस्थायी दांतों की संख्या, जो एक बार टूट जाते हैं और वापस से उगाते हैं, उनकी संख्या बताना है। तो उनकी संख्या है 20। कई बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने बकल कैविटी में पढ़ाया था कि जो अनस्टेबल टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, जिसमें से 8 तो प्रीमोलर्स होते हैं जो अनस्टेबल होते, स्टेबल होते हैं, और एक अक्कल दाढ़ होती है जो केवल जीवन में एक बार उगती है, और बाकी के जो 20 दांत हैं वो एक बार उगते हैं, फिर टूटते हैं और फिर वापस से उगते हैं। यानी अनस्टेबल टूथ कितने हो गए, 20 हो गए, या फिर इन्हें हम कहते हैं दूध के दांत। इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अगला क्वेश्चन है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अभी हमने पढ़ा आरबीसी का जो शमशान घाट है वो क्या है, प्लीहा है, स्प्लीन है। हमने पढ़ा 120 दिन बाद जो आरबीसी है वो किसमें चली जाती है, प्लीहा में चली जाती है, और वहां पर वो फट जाती है। यानी जो प्लीहा स्प्लीन है वो आरबीसी का ग्रेवयार्ड है। अगला क्वेश्चन है सुसाइड बैग, यानी ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली किन्हें कहते हैं, तो इसका आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसी प्रकार की कोशिका का पार्ट होते हैं, जैसे ये कोशिका है, इसमें जो लाइसोसोम है वो पाया जाता है। ये लाइसोसोम क्या करता है, विभिन्न पाचक एंजाइम स्त्रावित करता है, जिसके कारण कोशिका में पाचन होता है। अब जब ये कोशिका फट जाती है, यानी कोशिका भित्ति फट जाती है और ये सारे जीव द्रव्य लाइसोसोम, राइबोसोम सब बाहर निकल आते हैं कोशिकांग, तो
ये जो लाइसोसोम है ये अपने पाचक एंजाइम बाहर रिलीज कर देता है, यानी लाइसोसोम बाहर आ गया। अब ये सारे पाचक एंजाइम बाहर रिलीज कर देगा और ये जो पाचक एंजाइम है ये इसी कोशिका का भक्षण कर लेंगी, यानी जिस कोशिका के अंदर ये लाइसोसोम पाया जाता है उसी कोशिका का ये भक्षण कर लेती है, यानी ये कैसी है, सुसाइड बैग है। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनको आपको याद कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।